नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास, सीडीपी एवं शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो ये अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करने वाले हैं, ए टू जेड लगभग सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ए टू जेड यहीं से पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें नोट करते हुए ये पूरा आपका वीडियो कंप्लीट बनाया गया है। तो सभी यहाँ पे प्रत्येक क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करें। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए सभी लोग यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे और इस क्लास में हम बेहतरीन सारे प्रश्नों को अटेंड करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो क्लास को हम सभी स्टार्ट करें टॉप 100 ये क्वेश्चनों को। आई होप आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से करेंगे और आपका फीडबैक भी जानेंगे। पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है सभी को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। पहला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी संवेगात्मक विकास में सबसे कम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ से जो शैशवावस्था होता है सबसे कम परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे विकास की बात करेंगे, संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शैशवावस्था में सबसे कम होता है। इसके बाद आपका किशोरावस्था में, फिर युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में हो जाता है। संवेगात्मक तब सारी चीज़ों को समझना। दूसरा प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की जो विशेषता हो जाती है वह हो जाता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। तीसरा प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो संवेगात्मक विकास की अवस्था में देखा जाए सबसे तीव्र परिवर्तन आपके किशोरावस्था में होता है, जो आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है वह आपका 4th नंबर प्रश्न है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी है? तो मैस्लो के अकॉर्डिंग प्रेरणाओं में सबसे अधिक जो शक्तिशाली प्रेरणा होती है वह हमारी कौन सी प्रेरणा हो जाती है? वह आपकी दैहिक आवश्यकताएं हो जाती है। 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायुमंडल की सहानुभूत क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, यह सिद्धांत संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायुमंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है, तो किसके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं ये आपके कैनन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा एक छात्र कक्षा में रोज जो है अनुशासनहीनता करता है, तो आप इस समस्या के समाधान हेतु इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपके लिए एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षिका के लिए इस समस्या समाधान के लिए जो उपाय अपनाएंगे वह उपाय कौन सा है? वह उपाय है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन जो है किससे संबंधित है? देखिए, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं, तो ये प्रश्न पर ही हमारा उत्तर क्लियर हो जाता है। और ठीक है, तो थॉमसन का यह जो सिद्धांत संबंधित है वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? स्कूल के वातावरण की अगर बात करते हैं सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वह पाठ्यक्रम पर पड़ता है। 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। सीटेट एग्जाम को फतेह करना है, आप सभी का कमेंट सर्वोपरि है। दोस्तों, निम्न से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिससे बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है?
हरलाक का कथन है, जेम्स डेवर का है, मुनरो का है, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो ये कथन आपके जेम्स मुनरो का कथन हो जाता है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसमें वंशानुक्रम का सिद्धांत है? देखिए, वंशानुक्रम का जो सिद्धांत कहलाता है वह आप सभी लोग जानते हैं, वह आपका कहलाता है मेंडल का सिद्धांत। जी हाँ, वंशानुक्रम का सिद्धांत अर्थात मेंडल के सिद्धांत की बात करते हैं। अगला, वह अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो बाल्यावस्था की अवधि मानी गई है वह आपकी मानी गई है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें 6 से लेकर 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है और 9 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था माना गया है। अगला है प्रश्न की बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो बाल विकास का निर्धारण किससे किया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाल विकास का जो निर्धारण है वह बालक के आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिनके कारणवश शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दूषित वातावरण, टूटा परिवार, दूषित वंशानुक्रम, या ये सभी हो सकते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं आज जो बाल अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, कठिनता आ रही है। तो आपके अनुसार जो प्रमुख कारण है वो दूषित वातावरण भी है, टूटा परिवार भी है और दूषित वंशानुक्रम है। अर्थात जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं बाल विकास में भिन्नता का सिद्धांत है, सतत विकास का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, लेकिन अवनीति का सिद्धांत आपका ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। बाल विकास के सिद्धांतों को महत्व क्या होता है? तो बाल विकास के सिद्धांतों को जो महत्व होता है वह बालकों के उचित पालन और पोषण के लिए होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो विकास कभी न रुकने वाली जो प्रक्रिया है ये तथ्य किससे संबंधित है? कभी न रुकना अर्थात निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या किशोरावस्था में? तो कोई बच्चा जिस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगे, इन्वायरमेंट से प्रभावित होने लगे, आपने अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होने लगे, वह कहलाती 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था अर्थात बाल्यावस्था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपका बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी खिलौने को तोड़ रहा है, उनके पुर्जों को अलग अलग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सभी बताइए। तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी माइंड की बात करेंगे। खिलौने को तोड़ता है, कैसे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से ये चलता है, तो उसके माइंड में क्रिएटिव एक माइंड है। ठीक है, आपका एक खोजपूर्ण दिमाग है उसका, तो उसके जिज्ञासु प्रभाव क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल जो भावनाएं हैं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की जिस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। यह टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो वह हमारी जो अवस्था कहला जाएगी, वह अवस्था सभी लोग जानते हैं, वह अवस्था हमारी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, अर्थात किशोरावस्था की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का क्या अर्थ हो जाता है, सभी लोग बताइए। बाल विकास का अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, या ये सभी को कहा जाता है? तो सभी कमेंट कीजिएगा। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं खिलौने की आयु जिसे कहा जाता है वह हमारी कहलाती पूर्व बाल्यावस्था। अगर बाल्यावस्था ऑप्शन है तो बाल्यावस्था करना है। पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था जो है इसको खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रास के अनुसार शैशवावस्था क्या मानी गई है? तो रास के अनुसार, रास मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था की जो एज मानी गई है वह 1 से लेकर 3 वर्ष तक की मानी गई है।
और जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग 4 चरण हैं, सभी लोग जानते हैं। पहले संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से लेकर 15 वर्ष तक अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो रास के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 से 3 वर्ष सहसावस्था माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल मानने वाले आपके वैलेंटाइन है, नोट कर लेना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? सभी बताइए, ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता क्या हो जाएगी? तो बाल मनोविज्ञान की जो व्यवहारिक उपादेयता कहला जाती है वह हमारी कहलाती है समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता क्या हो जाएगी? समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान संख्या क्षेत्र, संख्या या द्रव्यमान। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के जिस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है वह हमारा कहलाता है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकास का अर्थ क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, विकास का जो अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। जी हाँ, विकास किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनकी उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो जिस अवस्था में बच्चे अपने संवयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वह आपकी अवस्था कौन सी कहलाती है? वह अवस्था कहलाती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो उपयुक्त होता है वह है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह कहीं ना कहीं आपके लिंगता संबंधी आपका यह हो जाता है। और सभी लोग जानते हैं लिंग पक्षपात कोई भी ऑप्शन हो नेगेटिव माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास के संदर्भ में इनमें में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? सभी लोग जानते हैं विकास के संदर्भ में जो हमारा कथन सत्य नहीं दिया गया है वह है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। देखिए, विकास की अगर बात करें, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये तीनों सही दिए गए हैं, लेकिन आपका सेकंड ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बालक जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है पियाजे जी के अनुसार कौन सी अवस्था पर? औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित कामक अवस्था। सभी कमेंट कीजिएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था को ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो बालक जीव व अजीव में भेद करना पियाजे के अनुसार किस चरण पर सीख जाता है, किस अवस्था में सीख जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा सीख जाता है। अगला जो प्रश्न है, अच्छे चरित्र होते हैं। अच्छे चरित्र किसमें होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। अच्छे चरित्र की बात करेंगे सहयोग में होते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
रास ने मानव विकास को बांटा है, तो रास ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 भाग, 6 भाग, 2 भाग, 4 भाग। रॉस के अकॉर्डिंग रास ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीरी विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो शरीरी विकास का जो क्षेत्र होता है, इंड्रोसिन, ग्लैंड्स, स्नायु मंडल, मांसपेशियां, ये तीनों शरीर विकास के क्षेत्र होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सहसावस्था की क्या विशेषता नहीं है। अब निगेटिव नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा ये भ्रमित करने वाले प्रश्न होते हैं। तो सहसावस्था की पहली बात तो ये जान लेते हैं विशेषता क्या है। तो सहसावस्था की विशेषता होती है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता। क्योंकि सहसावस्था की 0 से लेकर 5 या 6 अवस्था की आयु माना गया। तो नैतिकता का होना सभी लोग जानते हैं। सहसावस्था की या सहसावस्था में बालक में नैतिकता की इतनी समझ नहीं हो पाती है, इसलिए नैतिकता का होना यह सहसावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता आपके आती है किशोरावस्था में, ठीक है, परिपक्वता की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सहसावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना यह आपकी विशेषता नहीं होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर दिया गया है। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। जी हाँ, ऐसी मूल प्रवृत्ति बताइए जो बाल्यावस्था में सबसे अधिक क्रियाशील रहती हो, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, वो मूल प्रवृत्ति जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहती हो भी बाल्यावस्था में, वो कहलाता है सामूहिकता। सभी लोग जानते हैं ग्रुप या स्टेज की अवस्था होती है, बच्चा ग्रुप समूह में खेलना पसंद करता है। तो बाल्यावस्था में जिस मूल प्रवृत्ति के सबसे अधिक क्रियाशील होती है, क्रिएटिव होती है, वह होती है सामूहिकता, ग्रुप। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहा जाता है। देखिए, परिपक्व बाल्यावस्था जिसे कहा जाता है, जिस ग्रुप को कहा जाता है, वह कहलाता है 9 से 12 अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था को ही परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया 4th ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में समस्या समाधान की योग्यता जो है किस काल में विकसित हो जाती है। तो कोई भी बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी, उसको कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए जो है उस समाधान की योग्यता जिस काल में विकसित हो जाती है वो भी आपका कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था। 9 से लेके 12 अवस्था की बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के मूल वाहक क्या होते हैं। सभी लोग जानते हैं, क्या वह शुक्राणु है, पितरैक है, डिंबाणु है या गुणसूत्र है। देखिए, वंशानुक्रम के जो मूल वाहक होते हैं वह कहलाता है मेल कहलाता है, अर्थात हम पितरैक कह सकते हैं, क्योंकि XY गुणसूत्र ही निर्भर करते हैं वंशानुक्रम के लिए। तो वंशानुक्रम के मूल वाहक यहाँ पे पितरैक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वजह से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व है। तो शिक्षा के विकास से देखा जाए जो पक्ष मानव विकास का सबसे अधिक महत्व हो जाता है वह पक्ष हमारा मानसिक पक्ष कहलाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है। संवेग, यौन, समायोजन या व्यवसाय संबंधी। किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 अवस्था की अवस्था में सबसे नाजुक और संवेदनशील जो समस्या होती है वो सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे यौन संबंधी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। व्यवसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत या ये सभी। तो किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता जिस क्षेत्र में होती है वह क्षेत्र कहलाता है, व्यवसायिक भी कहलाता है, शैक्षिक भी कहलाता है और व्यक्तिगत भी कहलाता है, अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आती है। 12, 14, 13, 15, 16, 18 या 14 से 16 वर्षों में। तो किशोरों की रुचि जो है स्थायित्व मतलब रुचि में स्थायित्व आ जाना, रुक जाना, जिस काल में होती है वह काल आपका कहलाता है 16 से लेके 18 वर्ष तक का। जी हाँ, किशोरों में रुचि में स्थायित्व कब आती है, किस काल में, 16 से लेके 18 वर्ष तक की आयु पर आती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वजह से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक या शारीरिक।
तो शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास में जिस पक्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह पक्ष हमारा कहलाता है मानसिक। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था में संचयी काल जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था में संचयी काल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूढ़िगत नैतिकता स्तर किसे कहा जाता है? जी हाँ, नैतिकता का जिक्र होता है, कोहलबर्ग का नाम आता है। 6 स्तर 6 चरण बताए गए हैं। तो रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर कहलाता है वह हमारा 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था का कहलाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में बताए गए 3 स्तरों में से क्या एक नहीं है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो 3 स्तर बताए गए हैं, 6 चरण बताए गए हैं, उनमें से जो स्तर है वह रूढ़िगत नैतिक स्तर है, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर है और पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर है। कि सर्वोच्च नैतिकता स्तर यह आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में बताए गए 3 स्तरों में से नहीं है। इसलिए कार्य क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक भाषा आवश्यक होता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी होता है या उपरोक्त सभी। देखिए वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होती है। संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक व भाषा आवश्यक भी होता है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक नहीं करता है। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या नहीं करता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है विभेद का वर्गीकरण करना, देखकर मूर्त रूप से चिंतन करना, ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्रमबद्ध चिंतन बिल्कुल नहीं करता है, बाकी विभेद का वर्गीकरण करता है, देखकर मूल रूप से चिंतन करता है, ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं कि अमूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है समस्या समाधान योग्य हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध होता है, प्रभावशाली चिंतन करने लगता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अमूल संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वह आपका समस्या समाधान योग्य भी हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध हो जाता है, प्रभावशाली चिंतन करने लगता है। तो ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हमारे सही हो जाएंगे। अमूल संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था कहलाती है, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो है समस्या समाधान करने के योग्य भी हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध भी हो जाती है और प्रभावशाली चिंतन भी करने लगता है। लगभग 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 50 प्रश्न और कंप्लीट करने जा रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है पियाजे जी के अनुसार बालक किस अवस्था में सजीव व निर्जीव में भेद करने लगता है? तो बालक देखिए सजीव व निर्जीव में भेद करने लगता है। हम ये प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दूसरे पर आपका प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पे वर्ष पूछा गया था, यहाँ पे अवस्था दे दी गई। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो लेके 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? तो जीन पियाजे जी ने सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पूर्व संक्रियात्मक स्तर जन्म से लेके 2 वर्ष, आपका पहला होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष, 2 से लेके 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 वर्ष तक मूल संक्रियात्मक अवस्था और 11 से आगे 15 तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पियाजे जी के अनुसार बालक में चिंतन करने की शक्ति परिणाम होती है, किसका परिणाम होती है? तो वह दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होती है, परिपक्वता और अनुभवों का। इसलिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। तो सभी लोग जानते हैं जब भी कोहलबर्ग का जिक्र होता है नैतिक विकास के सिद्धांत का नाम इन पे लग जाता है, सील लग जाती है।
तो कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है, नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है? तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक वंशानुक्रम एवं पर्यावरण है, सभी जानते हैं। अगला, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता क्या होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। किशोरावस्था की जो चारित्रिक विशेषता होती है, मानव धर्म का महत्व भी होता है, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण भी होता है और समायोजन का भाव। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं हो जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, किशोरावस्था में संवैगिक विकास की विशेषता क्या नहीं होती? देखिए, किशोरावस्था में अगर संवेगी विकास की जो अवस्था होती है वह होती संवेगों का खुलकर प्रदर्शन, संवेगों का तीव्र होना और संवेगों का परिपक्व होना। लेकिन किशोरावस्था में संवेगी विकास की विशेषता संवेगों का अस्पष्ट होना यह नहीं होता है। इसलिए करेंट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मानसिक विकास के पहलू नहीं है, नागरिक गुणों का विकास, संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्य निर्माण या स्मरण शक्ति की बात करते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मानसिक विकास का पहलू नहीं है, तो 3 पहलू हैं, एक नहीं है, यही आपको कमेंट करके बताना है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो 3 मानसिक विकास के पहलू कहला जाते हैं वह हमारे जो पहलू हैं वह संवेदना, प्रत्यक्षीकरण है, संप्रत्यय निर्माण है और स्मरण शक्ति है। लेकिन नागरिकों के गुणों का विकास या मानसिक विकास का पहलू नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशोरावस्था का आरंभ होता है 8 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था आयु का जो आरंभ होता है वह हमारी आयु कौन सी कहलाती है? 11 वर्ष से आयु की बात करेंगे। 11 वर्ष से कभी कभी 12 दिया रहेगा, 12 से 18 सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कहीं अगर 11 वर्ष दिया गया है तो 11 वर्ष की बात करते हैं। लेकिन 12 वर्ष भी अगर दिया रहे तब फिर आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तब फिर किशोरावस्था का अगर आरंभता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर 12 वर्ष की आयु पर हमें करना है। जब 12 ना दिया रहे तब फिर आपको 11 वर्ष पर करना है। इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण, सदाचार का शिक्षण या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, किशोरों में जो समुचित विकास के लिए आवश्यक है आदर्श शिक्षण भी है, नैतिक शिक्षण भी है और सदाचार शिक्षण भी है। इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अति संयुक्त, यह बालक संबंधित हो सकता है। तो यह बालक किससे संबंधित हो सकता है? 1 से लेकर 6 वर्ष तक संबंधित हो सकता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। इनमें से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? देखिए, बालक में जो जन्मजात संवेग होता है वह सभी लोग जानते हैं, भय। बच्चा देखिए जन्म से ही डरने लगता है, ठीक है। प्रेम की अगर बात करते हैं तो बालक में संवेग जो जन्मजात होता है, भय के साथ आपका प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, क्रोध भी होता है। तो ये सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं ये जो है संवेग बालक में जन्मजात जो है कहलाते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख अगर पूछा जाए तो फिर यहाँ पे भय हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है, किसने दिया है? तो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय सभी लोग जानते हैं, हैविंग हट ने दिया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? देखिए, बाल्यावस्था को जिस नाम से जाना जाता है सभी लोग बताइए। बाल्यावस्था को टोली की आयु, बक्की अवस्था की आयु, जीवन के अनोखा काल। तो बाल्यावस्था इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? सभी लोग बताइए। तो बाल्यावस्था जो है जिस नाम से नहीं जाना जाता है तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो है ऑप्शंस क्वेश्चंस जो है आपके
सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे बक की अवस्था, ये चैटर एज की बात करेंगे। बाकी जीवन का अनोखा काल, टोली आयु, गैंगाप एज जो है बाल अवस्था कहलाती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूष संक्रियात्मक अवस्था जो है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि मूष संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी ने मानी। देखिए पियाजे जी को चारों अवस्थाओं को बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जीन पियाजे जी को जो कहलाती जन्म से ले 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियजनित गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह हमारी कहलाती है मूष संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो आपका ऑलरेडी दिया गया है 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, यह कथन किसका है। तो सभी लोग जानते हैं ये जो कथन हो जाता है आपके फ्रैंक का कथन है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, जीन पियाजे जी के अनुसार यह दोष किस अवस्था का है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूष संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, जीन पियाजे जी के अनुसार ये जो दोष अवस्था कहलाती है ये हमारी अवस्था कहला जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। निर्जीव को सजीव समझने लगता है बालक। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे लगता है 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है निर्जीव और सजीव वाला। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर ऐड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है। तो बालकों में जो है वंशानुक्रम के कारण जो पाया जाता है वह हमारा कहलाता है शारीरिक भिन्नता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि बालक का स्वस्थ अच्छा हो, वातावरण जिसमें रहता हो स्वस्थ होना चाहिए, वंशानुक्रम स्वास्थ्य हो, माता पिता शिक्षित हो। रुचि, मूल प्रवृत्ति एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास जो कहला जाता है वह हमारा कहला जाता है वंशानुक्रम एवं स्वास्थ्य हो। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक होते हैं वह होता है पितृक, या कह सकते हैं XY गुणसूत्र। अगला जो प्रश्न है वंशानुक्रम से अभिप्राय क्या है। तो वंशानुक्रम से जो अभिप्राय होता है वो क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, वह शक्तियां दोष जो गर्भाधान के समय जीवकोश को मिलते हैं, या इसमें शारीरिक और मानसिक शक्तियां आती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन वंशानुक्रम से अभिप्राय हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का वातावरण का जो संबंध है किससे होता है। तो वंशानुक्रम का वातावरण से जो संबंध होता है वह जीवन, वंशानुक्रम व वातावरण के योग से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पित्त विरोधी ग्रंथि को जाना जाता है। तो पित्त विरोधी ग्रंथि को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, और आपके ओडिपस कॉम्प्लेक्स को। जी हाँ, पित्त विरोधी ग्रंथि आपके ओडिपस कॉम्प्लेक्स को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है पित्त विरोधी ग्रंथि में बालक जो है किस प्रकार से होता है। तो पित्त विरोधी ग्रंथि में बालक जो है माता से प्रेम करता है, पित्त से घृणा करता है। पित्त विरोधी मतलब पित्त से घृणा और माता से प्रेम, और मात विरोधी मतलब पिता से प्रेम माता से घृणा। तो जो विरोधी होगा वह घृणा होगा, बाकी प्रेम होगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पित्त विरोधी व मात विरोधी ग्रंथ के रहस्य का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, पित्त विरोधी मात विरोधी रहस्य जो ग्रंथि हैं इनके रहस्य का उद्घाटन करने वाले आपके फ्रॉयड हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त विरोधी और मात विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं, किसमें विकसित होती हैं, किस अवस्था में विकसित होती हैं, वह कहलाती है शैशवावस्था। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मानव की अभिवृद्धि एवं एक निश्चित आयु तक होती है यह मानी जाती। मानव की जो अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, तो अभिवृद्धि की जो निश्चित आयु मानी जाती है वह 18 वर्ष। अभी मतलब शारीरिक आयु, लंबाई, ऊंचाई, कद, ये सारी चीजें अभिवृद्धि की बात करेंगे तो 18 वर्ष एक निश्चित आयु मानी गई है। मानव की अभिवृद्धि की बात करते हैं, बाकी विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है।
बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ है माना जाता है। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास हुआ है वो माना जाता है किशोरावस्था में। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो किशोरावस्था के जो विकास के सिद्धांत कहलाते हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत भी कहलाता है और क्रमशः विकास का सिद्धांत भी कहलाता है। उपरोक्त दोनों यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की जो है मुख्य विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता कहला जाती है वह काम शक्ति की परिपक्वता है, जीवन दर्शन का निर्माण है, स्वतंत्रता व विरोध की भावना है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किशोरावस्था कठिन काल माना जाता है क्योंकि मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, उपरोक्त सभी के कारण, या आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण। तो किशोरावस्था जो कठिन काल माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मूल्यों व आदर्शों में संवेगों में संघर्ष के कारण भी माना जाता है, शरीर विकास में तीव्रता भी होती है और आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण भी। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था की बात करते हैं। तो स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष व तनाव, तूफान की अवस्था कहा है। वह हमारी अवस्था कहलाएगी किशोरावस्था, जिसे हम 12 से लेके 18 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वह स्टेनले हॉल हैं, किंग है, एना फ्रायड है या हॉलिंगवर्थ है। तो किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले जो मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं वह आपके मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल हो जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस अवस्था को समूह अवस्था या गैंग या चुस्ती की अवस्था कहा जाता है? सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस समूह अवस्था को गैंग की अवस्था, चुस्ती की अवस्था कहते हैं वह हमारी कहलाती बाल अवस्था। कहते हैं ना तंदुरुस्त होना, खेल की अवस्था, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में पाई जाने वाली जो प्रवृत्तियां होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं? तो बाल अवस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, जिज्ञासा की प्रबलता। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो सभी लोग जानते हैं, कई बार यह पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रास मनोवैज्ञानिक ने कहा है, यह भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? तो काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जो है एक अनोखा काल माना है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मानव अभिवृत्ति से तात्पर्य क्या है? देखिए, मानव अभिवृत्ति से जो तात्पर्य होता है वह क्या होता है? वह होता है मानव शरीर का आकार, भार, कार्य शक्तियों में वृद्धि। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए: आत्म प्रदर्शन के अवसर, चित्र व कहानियों द्वारा शिक्षा, विभिन्न अंगों की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था में शिशु को जिस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए वह हमारा कहलाता है आत्म प्रदर्शन के अवसर भी कहलाता है, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा कहलाता है, विभिन्न अंगों की शिक्षा भी कहलाती है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। वह बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जिस अवस्था में प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है वह अवस्था आपकी कहलाती शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिशु में जन्म के समय पाए जाने वाला जो संवेग होता है वह क्या होता है? देखिए, शिशु के जन्म के समय जो पाए जाने वाला संवेग अधिकतर देखा जाता है वह कह रहा उत्तेजना देखा जाता है। जी हाँ, जन्म के समय पाए जाने वाला जो संवेग है वह आपका उत्तेजना माना जाता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। कई बार यह पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है? प्राथमिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इन प्रेरकों का जो प्रकार कौन सा नहीं सभी लोग जानते हैं। प्रेरक की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक प्रेरक भी प्रकारकों का है, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, ये तीनों प्रकार जो है आपके प्रेरक के प्रकार हैं। इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक नहीं है। देखिए, जो अर्जित प्रेरक होते हैं वह आदत होती है, रुचि होती है, सामूहिकता की भावना होती है। लेकिन जो भूख होता है ये हमारी जन्मजात प्रेरक होती है, इसलिए आपका यह अर्जित प्रेरक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भूख, प्यास, निद्रा किस प्रकार के प्रेरक होते हैं? जन्मजात, प्राथमिक, उपरोक्त में से दोनों या अर्जित प्रेरक? तो आप सभी लोग जानते हैं भूख, प्यास तथा निद्रा जिस प्रकार के प्रेरक होते हैं वह कौन सा प्रेरक कहलाता है? वह जन्मजात और प्राथमिक दोनों प्रेरक कहला जाते हैं। इसलिए उपरोक्त दोनों वाला जो दिया गया ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, वर्दाइमन कोहलर कोफा, वर्दीमर, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो वर्दीमर कोहलर कोफा किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस। तो वर्दीमर कोहलर कोफा जिस देश के मनोवैज्ञानिक थे वह देश आपका कहलाता है कि जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, वर्दीमर कोहलर कोफा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सहसावस्था की मुख्य विशेषता है दूसरों पर निर्भरता होती है, शरीरी विकास में तीव्रता होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होता है। जैसा बच्चा देखता है वैसे बच्चा करता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से आदत होती है? मूल संवेग, संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, संवेदनात्मक क्रिया या उपरोक्त सभी? देखिए, इनमें से जो हमारी आदत होती है वह कौन सी कहलाती है? तो आदत जो होती है वह हमारी पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक होता है? प्राकृतिक, अर्जित, इच्छित या उपरोक्त सभी प्रकार का? देखिए, काम का प्रेरक पूछा गया है। यह जो प्रेरक का प्रकार होता है यह प्राथमिक प्रेरक होता है। और अगला प्रश्न है, टॉप 100 में से आपका 100वां प्रश्न है, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? थॉमसन ने, B.S. स्किनर ने, हेगार्टी ने या सिगमंड फ्रायड ने दिया है? सभी को कमेंट करके बताना है कि काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। यह आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और ये टॉप 100 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपने कितना फीडबैक प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के ये 100 प्रश्न आपके कम से कम 8 से 10 नंबर आपके कंफर्म करने वाले हैं। एग्जाम में ये 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी कमेंट कीजिएगा। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, लाइव क्लास अटेंड करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।